दुबई में मर्दों के खतने क्यों नहीं किए जाते, ऐसा राज बताऊंगी कि आपके भी होश उड़ जाएंगे ये जानकर। मेरे पति ने अरबी मर्दों के बारे में एक ऐसी राज बताई जिसे सुनकर मैं चौंक उठी कि यह कैसे मुमकिन था। और फिर जब मेरे पति ने मुझे पूरी हकीकत बताई तो मेरे होश उड़ गए। मेरा नाम आफरीन है और एमए कंप्लीट होने के बाद मेरी खुशी की कोई ठिकाना ना रहा, क्योंकि मेरी शादी जहीर से हो रही थी। जहीर मेरे सहेली का भाई था, जवान और बहुत ही खूबसूरत मर्द था। और जिस बात ने मुझे सबसे ज़्यादा प्रभावशाली लगी वह उसकी नौकरी थी। सालों से जहीर दुबई में नौकरी कर रहा था और उसकी इतनी कमाई थी कि यहाँ उसके घर वाले खूब अय्याशी कर रहे थे। मेरी सहेली शबाना ने दोस्ती में मेरा रिश्ता अपने भाई के लिए मांग लिया था और मेरे घर वाले बिना देरी किए इस रिश्ते को कबूल कर लिया था, क्योंकि शबाना मेरी दोस्त होने वाले के साथ साथ मेरी दूर की रिश्तेदार भी थी और मम्मी को अच्छी तरह मालूम था कि उनके हालात कैसे हैं। जहीर पूरे 2 महीने के लिए शादी के लिए छुट्टियां लेकर इंडिया आ गया था और उसके आने के 1 हफ्ते के बाद ही हम दोनों की शादी हो गई। मैंने तय कर लिया था कि शादी की रात ही जहीर को अपने मोहब्बत के बोतल में ऐसे उतारूंगी कि वह मेरे बगैर एक पल भी जिंदगी ना गुजार सके और मैं भी उसके साथ दुबई के लिए रवाना हो जाऊं। शादी की रात जब जहीर मेरे कमरे में आया तो मुझे देखकर अपने बहन की पसंद की तारीफ के बगैर ना रह सका। मैंने भी उसके साथ बहुत ज्यादा लगाव का इजहार किया और अपनी बेपनाह मोहब्बत उस पर निछावर की। मैं बस किसी भी तरह दुबई जाना चाहती थी। मेरी हमेशा से यह ख्वाहिश थी कि मैं शादी होकर इंडिया से बाहर चली जाऊं और जहीर की वजह से मेरी यह खुशी पूरी होने वाली थी। मैंने शुरू के दिन जहीर के साथ बहुत अच्छे से गुजारे। मेरे ससुराल वाले भी बहुत अच्छे लोग थे, लेकिन जैसे जैसे जहीर के वापस जाने का समय आने लगा मैंने उनके कान में यह बात डाल दी कि मैं भी उसके साथ दुबई जाऊंगी। मेरी बात सुनते ही जहीर ने एक गहरी नज़र मुझ पर डाली और कहने लगे, आफरीन, इसे किसी भी सूरत मुमकिन नहीं। बेहतर यही है कि तुम ऐसी किसी भी तरह की बात अपने दिमाग में न लाओ जिससे तुम्हें बाद में तकलीफ हो। जहीर की बात सुनकर मैं उठ खड़ी हुई और मैंने उनसे कहा कि मैं इस घर में ब्याह कर आई हूँ तो मैं आपके बगैर यहाँ क्यों रहूँ, मुझे भी आपके साथ दुबई जाना है। जहीर ने एक नाराज नज़र मुझ पर डाली और कहने लगे, पहली बात तो यह कि आफरीन, अम्मी किसी भी सूरत इस बात पर राजी नहीं होंगी कि मैं तुम्हें अपने साथ परदेश लेकर जाऊँ। और दूसरी बात, दुबई के रस्म रिवाज इस कदर बिल्कुल अलग हैं कि तुम वहां आसानी से गुजारा भी नहीं कर सकोगी। इससे पहले जहीर के साथ में कोई और बहस करती, उसकी मम्मी कमरे में चली आई थी। शायद मेरी तेज आवाज़ कमरे के बाहर गई थी और वह यही देखने आई थी कि कमरे में हो क्या रहा है। उनके पूछने पर मैंने उन्हें बता दिया कि मैं जहीर के साथ दुबई जाना चाहता हूँ। जब मेरा पति ही नहीं रहेगा तो मैं क्या करूँ। मेरी बात को सुनकर मेरे सास के चेहरे का रंग बदल गया और कहने लगी, आफरीन, तुम्हें यह बात शादी से पहले ही मालूम थी कि जहीर तुम्हें सऊदी अरब में अपने साथ नहीं लेकर जाएगा। वह सारा दिन वहाँ काम करता रहता है, तुम अकेले वहाँ सारा दिन क्या करोगी। और फिर एक औरत को परदेश में अकेले रहना बहुत मुश्किल होता है और वहाँ के मर्दों के बारे में बहुत अजीब बातें हमने सुन रखी है। तुम यहाँ अकेली नहीं हो, बल्कि हम सब तुम्हारे साथ हैं। हम भी अपने बेटे की जुदाई सालों से बर्दाश्त कर रहे हैं। तुम्हें भी इसी तरह कुछ वक्त हमारे साथ गुजारना होगा। जब उसके पास पैसा हो जाएगा तो वह खुद तुम्हारे पास आ जाएगा। मेरी सास की बातों ने मुझे एहसास दिला दिया था कि जहीर के अपने साथ न ले जाने की वजह वहाँ के मर्द नहीं बल्कि मेरी सास ही है, क्योंकि मेरे जाने की बात पर उनके चेहरे पर गुस्से से लाली छा गई थी। मैं भी अपने जिद की पक्की थी। मैंने सोच लिया था कि मैं जहीर को राजी करके ही रहूँगी। मैं उनकी नई नवेली दुल्हन थी और उन्हें मेरी बात में राजी होना ही था। यही सोचकर मैंने अपने सास से बहस की और रात होते ही जहीर पर अपनी मोहब्बत का जादू चलाने लगी। आखिर मैंने यह शादी दुबई जाने के लिए ही तो की थी, वरना मेरे लिए रिश्तों की कमी नहीं थी। मैं खूबसूरत थी, जवान थी और मुझे आसानी से कोई खूबसूरत रिश्ता मिल सकता था। लेकिन दुबई की चाहत और पैसे की लालच ने मुझे जहीर से शादी करने पर राजी किया था। जहीर के जाने में सिर्फ 20 दिन बाकी थे और इन 20 दिनों में मैंने उन पर पूरी तरह से अपना जादू चलाया था और वह खुद मुझे अपने साथ ले जाने के लिए सारा इंतजाम कर रहा था। अपनी मम्मी के बताए बगैर ही उसने मेरे सारे आईडी तैयार करवा दिए थे और जिस दिन जहीर और मुझे वापस दुबई जाना था उसी दिन सुबह में उसने अपनी मम्मी को बताया था कि वह मुझे भी अपने साथ ले जा रहा है। यह खबर उन पर बिजली की तरह गिरी थी। वह मेरी तरफ नफरत भरी निगाह से देखते हुए कहने लगी, तुमने मेरे बेटे पर खूब जादू चलाया है।
कहा तो उन्होंने और भी बहुत कुछ था, लेकिन मैंने किसी भी बात को सुनना गवारा ना किया और अपने कमरे में जाकर पैकिंग शुरू कर दी। जब मुझे उनके साथ रहना ही नहीं था तो वह कुछ भी कहती, क्या फर्क पड़ना था। और जहीर वहीं पर बैठा अपनी माँ को मनाने की कोशिश कर रहा था। जब से मेरे साथ ले जाने को बताया था और मैंने सबसे जिद पकड़ी थी, शबाना ने भी मुझसे बात करना बंद कर दिया था। उसे मुझसे यह उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी कि मैं शादी के बाद बिल्कुल बदल जाऊंगी। मैं भी उसे मनाने की कोशिश नहीं की थी। जब मैं सामान पैक करके जहीर को बुलाने के लिए उसके माँ के कमरे में गई तो उनकी माँ की आवाज़ सुनकर मैं बाहर दरवाजे के पास ही रुक गई। उनकी मम्मी पता नहीं किस बारे में बात कर रही थी और कह रही थी कि तू तो जानता है कि वहाँ का क्या मसला है। तेरी पत्नी जवान है, खूबसूरत है और कम उम्र है, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि उसे सब कुछ बता दे कि वहाँ के रस्म व रिवाज कैसे हैं और मैं क्यों नहीं चाहती कि वह तेरे साथ जाए। और अगर तेरे बच्चे की पैदाइश वहाँ हुई तो तू जानता है कि वहाँ की रस्म व रिवाज के मुताबिक हर चीज़ करना पड़ेगा और इस तरह से हमारा बच्चा हमारे मुताबिक नहीं चल सकेगा। जहीर अपनी माँ को यकीन दिला रहे थे कि मैं जैसे ही प्रेग्नेंट होंगी वह मुझे वापस भेज देंगे। उनकी बात सुनकर मेरे तन बदन में आग लग गई। उनकी माँ ने अपने बेटे को अपने जाल में फंसा ही लिया था। पता नहीं वह कौन से रस्म रिवाज की बातें कर रही थी जिससे मेरे औलाद को परेशानी होती। मैं जहीर को बुलाए बगैर ही वापस अपने कमरे में आ गई और मुंह बनाकर बिस्तर पर बैठ गई थी। आधे घंटे बाद जहीर वापस कमरे में आए तो मुझे इस तरह बैठा देखकर कहने लगे कि अब क्या हुआ है, अब तो तुम मेरे साथ ही जा रही हो ना। मैं अपने मम्मी को नाराज करके तुम्हें अपने साथ ले जा रहा हूँ, फिर भी तुम्हारा मुंह फुला हुआ है। जहीर की बातों ने मुझे और भी गुस्सा दिला दिया था और कहा कि आप तो ऐसा कह रहे हैं कि जैसे मुझे साथ ले जाकर मुझ पर कोई बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। मैं आपकी पत्नी हूँ और यह मेरा हक है कि जहाँ आप रहेंगे वहीं मैं भी रहूँगी। लेकिन आप तो अभी से ही यह सोच कर बैठे हैं कि जैसे ही मैं प्रेग्नेंट होगी आप मुझे वापस भेज देंगे, जबकि उस वक्त मुझे सबसे ज़्यादा आपकी ज़रूरत होगी। जहीर ने अपना सर पकड़ लिया और कहने लगे, कुछ मजबूरियाँ होती हैं ज़िंदगी में जिसकी वजह से इंसान को ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं। इंडिया और दुबई में बहुत फ़र्क है और वहाँ बच्चे के पैदाइश पर हमें बहुत से दिक्कतों का सामना करना होगा। इसीलिए तुम्हें वापस भेजने की बात की। फ़्लाइट को कुछ ही वक्त बचे थे और यह आखिरी वक्त पर मैं जहीर को नाराज़ करके यह बाजी हारना नहीं चाहती थी। इसीलिए मैं खामोश हो गई और एक दफ़ा मैं दुबई पहुंच जाती तो दोबारा पलटकर वापस आने के बारे में कभी सोचती ना। हमारी शाम की फ़्लाइट थी और मैं जहीर के साथ दुबई पहुंच चुकी थी और उनके बड़े से अपार्टमेंट में कदम रखकर मुझे खुशी का एहसास हुआ था कि वो ख्वाब जो बचपन से मेरी आंखों में सजा हुआ था आज पूरा हो गया था। मैं शादी करके परदेश पहुंच चुकी थी। जहीर का मूड कुछ ठीक नहीं था क्योंकि जब हम घर से एयरपोर्ट के लिए निकल रहे थे तो उनकी मम्मी जहीर से बहुत ज़्यादा नाराज़ थी और यहाँ तक कि मुझे और जहीर को उनकी मम्मी ने प्यार भरी नज़रों से विदा भी नहीं किया था। मुझे मालूम था कि 1-2 दिन में सब ठीक हो जाएगा, इसलिए उन्हें अपने हाल पर छोड़ दिया और अपने अपार्टमेंट की खिड़की से बाहर का नज़ारा देखने लगी। यह दुबई का सबसे खूबसूरत शहर शारजाह था जिसे देखकर मैं पूरी तरह से उसमें खो गई थी। मैंने सुन रखा था कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा खूबसूरत शहर हैं और मैं जहीर के साथ इन शहरों में ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत पल गुजारने की ख्वाहिशमंद थी। 1-2 दिन में ही मुझे अंदाज़ा हो गया था कि यहाँ की ज़िंदगी और इंडिया की ज़िंदगी में बहुत फ़र्क है। हर चीज़ अलग थी। शुरू के 1-2 दिन हमने खाना होटल से ऑर्डर किया तो वह भी इतना अलग था कि मुझे ज़रा सा भी ना खाया गया। और 2 दिन बाद जहीर के अरबी मालिक ने हमें अपने घर खाने पर बुलाया तो मैं खुश हो गई। यह दुबई की मेरी पहली दावत थी और वह भी किसी अरबी के घर। मैं यहाँ के तौर तरीके देखना चाहती थी। मेरी सास बार बार एक बात कहती थी कि अरब के तौर तरीके हमसे बिल्कुल अलग हैं। मैं यह बात जानना चाहती थी कि यहाँ ऐसी क्या बात है। जहीर के बॉस कोई बूढ़े मर्द नहीं थे बल्कि 25-26 साल का लड़का था जिसे देखकर मैं हैरान रह गई थी। वो बाहर रसिया से पढ़ाई करके आया था, इसलिए उसे अरबी के साथ साथ इंग्लिश भी बहुत अच्छी आती थी और वह मुझसे इंग्लिश में ही बात करता था। मैं पढ़ी लिखी थी इसलिए मुझे भी काफ़ी अच्छी इंग्लिश आती थी। अलजैद के पास कोई किराए का घर नहीं बल्कि महल था जिसे देखकर मैं हैरान थी। कितने नौकर चाकर मौजूद थे और हैरानी की बात यह थी कि अलजैद की फैमिली में कोई नहीं था और अलजैद तनहा रह रहा था। उसकी फैमिली दूसरे घर में रहती थी। अलजैद एक बहुत ही खुश मिजाज लड़का था जिससे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई।
लेकिन जहीर का रवैया उसके आगे बहुत झुका हुआ था, क्योंकि जहीर शायद उसका नौकर था। लेकिन मुझे कोई भी ऐसी फीलिंग नहीं हुई थी, इसलिए मैं उसे आम अंदाज में ही बात कर रही थी। वापसी पर अलजैद ने कहा कि अगर उसे किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो वह हाजिर हो जाएगा। यह सुनकर मुझे खुशी हुई कि वह जहीर का बॉस होने के बावजूद भी इस कदर खुश मिजाज था। घर आकर मैंने भी जहीर के साथ अलजैद की काफ़ी तारीफ की, लेकिन जहीर कहने लगे कि यहाँ के मर्दों में एक कमी होती है जिसके बारे में तुम्हें अंदाज़ा नहीं है। मैं समझ नहीं पाई थी कि जहीर किस बारे में बात कर रहे हैं। मेरे दिलो दिमाग पर तो अलजैद और उसका महल छाया हुआ था, और फिर 2 दिन बाद ही मेरे होश उड़ गए जब मुझे अंदाज़ा हुआ कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। अभी तो मुझे दुबई आए हुए 1 महीना भी नहीं हुआ था, और इस खबर ने मुझ पर कयामत बनकर बैठी थी। मैं जानती थी कि जैसे ही यह खबर मेरे पति को लगेगी, वह फ़ौरन मुझे वापस इंडिया भेज देंगे। मेरे बदलते हालात बता रहे थे कि मैं यह खबर ज़्यादा दिन तक छुपा नहीं सकूंगी। इससे पहले मैं कुछ ऐसा ही चाहती थी कि इस बच्चे से जान छुड़ा लूँ। इतनी जल्दी तो वापसी का मेरा हरगिज कोई इरादा नहीं था, लेकिन ना ही मुझे यहाँ कुछ मालूम था और ना ही यहाँ कोई जान पहचान या दोस्त जिससे मैं अपनी परेशानी बयान कर सकती। बहुत खामोशी से एक दिन मैंने अपने ही पति के मोबाइल से एक दिन अलजैद का नंबर निकाल लिया। वो लड़का मुझे बहुत ही अच्छा लगा था, और मुझे यकीन था कि इस मुश्किल काम में वह मेरे साथ ज़रूर देगा। वैसे भी मैं जब से यहाँ आई थी, मेरे पति को जरा सी भी छुट्टी ना मिली थी। जहीर सुबह का गया, रात को घर लौटता था तो इतना थका हुआ होता था कि बिस्तर पर लेटते ही सो जाता। मैं जो सोच रही थी कि इस शहर के सारे वादियों की सैर करूँगी, वह सब अभी तक ख्वाब ही थे। हमारे यहाँ आने के दूसरे दिन ही जहीर को नौकरी ज्वाइन करनी पड़ी थी, और मैं सारा दिन फ्लैट में तनहा पड़ी रहती। जहीर ने मुझे बाहर निकलने के लिए सख्ती से मना किया हुआ था, और अब मैं इस 4 दीवारी में घुटन महसूस कर रही थी। और फिर मेरी बिगड़ती हुई तबीयत के एहसास ने तो मेरे होश ही उड़ा दिए थे। मैंने बिना सोचे समझे न सिर्फ अलजैद का नंबर निकाला था, बल्कि उसे फ़ोन भी मिला दिया था और उससे तन्हाई में मिलने की बात की। अलजैद ने मुझसे बहुत अच्छे से बात की थी, और थोड़ी ही देर में वह मेरे अपार्टमेंट में मिलने चला आया था। मेरे लिए एक गैर मर्द के सामने प्रेगनेंसी को गिराना और यह बातें करना बहुत ही मुश्किल था, लेकिन इंडिया जाने से ज़्यादा मुश्किल नहीं था। इसीलिए मैंने कुछ झिझकते हुए मैंने उसे इंग्लिश में सारी बात बता दी। मेरी बात सुनकर वह सोच में पड़ गया, और फिर कहने लगा कि उसकी यहाँ बहुत ज़्यादा पहचान है और वह खामोशी से यह काम करवा सकता है। लेकिन उसे यह डर था कि यह बात अगर जहीर को पता चली तो उसके और जहीर की दोस्ती में फ़र्क पड़ सकता है। मैंने अलजैद को यकीन दिलाया कि जहीर को यह बात कभी भी पता नहीं चलेगी कि मैंने अलजैद को अपने घर बुलाया है या उससे कोई बातचीत की है। अलजैद ने कुछ ही घंटों में मेरा मसला हल करवा दिया और मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल भी रखा था, और यूं हम दोनों के बीच दोस्ती की शुरुआत हो गई। जहीर तो सारा दिन काम पर रहता, मैं अकेली क्या करती थी। इसीलिए अलजैद मुझे लेने के लिए आ जाता और मैं उसके साथ घूमने फिरने निकल जाती। अलजैद ने मुझे यहाँ की खूबसूरत जगह भी दिखाई थी और मुझे शॉपिंग भी कराई थी, और कभी कभी तो वह मुझे अपने घर भी लेकर चला जाता। जहीर को मेरे दोस्ती की जरा सी भी अंदाज़ा नहीं लगा था। मेरा अलजैद के साथ बहुत अच्छा वक्त गुजरने लगा था। उसकी दौलत और अय्यासियाँ देखती तो मैं हैरान रह जाती। आहिस्ता आहिस्ता हमारी दोस्ती मोहब्बत में बदलने लगी थी। एक दिन अलजैद मुझे अपने फ्लैट में ले गया तो अपने जज्बात पर काबू न रख सका और मुझसे मोहब्बत का इजहार कर बैठा। मैं भी जहीर के साथ बहुत ज़्यादा खुशगवार ज़िंदगी नहीं गुजार रही थी। वह तो इतना थका हुआ आता था कि मुझे वक्त भी नहीं दे पाता था। ऐसे में अलजैद मेरे लिए ठंडी हवा का झोंका साबित हुआ, जो मुझसे मोहब्बत भी करता था और मेरे सारे नाज नखरे भी उठा सकता था। यही सोचकर मैंने उसके साथ एक नाजायज रिश्ता बना लिया। मैंने गुनाहों के एक ऐसे दलदल में कदम रख दिया था जहां से निकल पाना बहुत मुश्किल था, और मैं अलजैद के साथ ही अपनी ज़िंदगी गुजारने का ख्वाब देख रही थी, जिसे सुनकर मैं दंग रह गई। मैं घर के सारे काम करके कमरे में आई थी। जहीर बिस्तर पर लेटे हुए थे और यूं ही बातें करते हुए अलजैद का जिक्र हुआ, और फिर जहीर अरबी मर्दों के बारे में बताने लगे कि अरबी मर्द तो खतना ही नहीं करवाते, जिसकी वजह से उन्हें बहुत सी बीमारियां होती हैं, बल्कि उनकी बीवियां भी बहुत से बीमारियों में पड़ जाते हैं। और कहने लगे कि उनके साथ काम करने वाले एक मर्द को इसी वजह से कैंसर हुआ है,
और सिर्फ उसे ही नहीं बल्कि इसी वजह से उसकी बीवी को भी बहुत सी बीमारी लग गई है और यहाँ पर इसी वजह से औरतों को ब्लड कैंसर हो जाता है। जहीर की बात सुनकर मैं एकदम से हैरान हो गई थी कि जहीर क्या कह रहे थे, क्योंकि मैं भी अलजैद के साथ रह चुकी थी और यही बात अब मुझे चुभ रही थी। पता नहीं जहीर की बात में कितनी सच्चाई थी और कितना झूठ, लेकिन उनकी झूठ बोलने की कोई ऐसी खास वजह नहीं थी। यही बात सोचकर मुझे घबराहट होने लगी। मैं इसी बात को बार बार सोच रही थी और मैंने सोचा था कि मैं इस बारे में अलजैद से भी बात करूंगी, लेकिन इससे पहले मेरी और अलजैद की मुलाकात होती। जहीर ने बताया कि उसके मम्मी की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है और वह मुझे अपनी मम्मी के पास वापस भेजना चाहते हैं। मुझे जहीर की बात पर जरा सा भी यकीन नहीं आया था, क्योंकि उनकी मम्मी तो पहले से ही मेरे यहाँ आने पर खुश नहीं थी। 3 महीने में ही उनकी मम्मी को ऐसा क्या हो गया था जो मुझे उनके लिए वापस जाना पड़ रहा था। यहाँ रहने की वजह से मैंने अपनी प्रेगनेंसी तक जाया कर दिया था, तो उनके लिए कैसे जा सकती थी। मैंने जहीर को साफ साफ कह दिया था कि मैं वापस नहीं जाऊंगी। यह सुनकर जहीर ने मुझसे बातचीत बंद कर दी और जैसे ही मेरी मुलाकात अलजैद से हुई तो मैंने उसे बताया कि मेरा पति वापस मुझे भेजना चाहता है। यह सुनकर अलजैद मुझसे कहने लगे कि अगर तुम यहाँ रहने के लिए राजी हो तो अपने पति को छोड़कर मेरे पास रह सकती हो, मैं तुम्हें अपने पास रख लूँगा। यह सुनकर मेरी खुशी का ठिकाना न रहा। अलजैद जैसे अमीर और अरबी मर्द के साथ जिंदगी गुजारना भला मेरे लिए क्या मुश्किल था। मेरे आंखों पर दौलत की पट्टी बंधी हुई थी और मैं हर रिश्ते जायज़ और नाजायज़ में फ़र्क भूल चुकी थी। जहीर ने जब मुझे वापस जाने के लिए मुझ पर दबाव डाला तो मैं अपना सामान पैक करने लगी और मैंने उससे कहा कि वह मुझे फ़ौरन तलाक दे दे। मेरा वापस जाने का कोई इरादा नहीं, मैं यहाँ अपने आप से अपनी ज़िंदगी गुजार सकती हूँ। पहले तो मेरी बात सुनकर खामोशी से कुछ देर तक मेरी शक्ल देखता रहा और फिर मुझे तलाक देकर अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल दिया। आम हालात में कोई भी औरत इन लफ्ज़ों को बर्दाश्त नहीं कर सकती, लेकिन मुझे तो एहसास ही नहीं था कि मैंने क्या किया है। मैं खुशी खुशी अपने पति से तलाक लेकर अलजैद के पास चली गई और अलजैद ने मुझे अपने महल में रानी बनाकर रख लिया। मुझे और अलजैद को एक साथ रहते हुए 1 महीना गुजर गया था और इस 1 महीने में जहीर ने पलट कर भी मेरी ओर नहीं देखा था। अक्सर ही मेरे पेट में बहुत तेज की दर्द होती और मुझे बार बार जहीर की वह बात याद आती कि अरबी मर्दों के खतने नहीं होते। 1 महीने बाद अलजैद ने मुझे ये कहकर अपने घर से निकाल दिया कि वह मुझे अपने साथ और नहीं रख सकता, क्योंकि उसके माँ बाप को खबर लग गई है और वह नाराज़ हैं। यह सुनकर मेरी रूह तक कांप उठी और मैंने अलजैद से कहा कि मैं कहाँ जाऊँगी, तुमने तो मुझसे शादी तक नहीं की, मैं किसके सहारे ज़िंदगी गुजारूंगी। अलजैद कहने लगा कि यह सब कुछ वह नहीं जानता, लेकिन अब उसको मेरी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब मैं जान गई थी कि अलजैद ने मुझे इस्तेमाल करने के लिए यह सारा खेल खेला है। मैं रोती पीटती वापस जहीर के पास आई तो जहीर ने मेरा चेहरा देखकर जान गया कि मुझ पर क्या क्या बात गुजरी है। वह मुस्कुराकर कहने लगा कि मैंने तुम्हें समझाने की बहुत कोशिश की थी, मुझे तुम्हारी फिक्र थी और मैं तुम्हें जानता था, इसलिए मैंने तुम्हें साफ लफ्जों में अलजैद से मिलने के लिए मना किया था। मैंने तुम्हें बातों बातों में समझाने की पूरी कोशिश की थी ताकि हमारे रिश्ते में भरम न बना रहे और हटने की बात करके तुम्हारे दिल में यह बात जरूर डाल दी थी कि अरबी मर्दों से ताल्लुक़ कायम करना तुम्हारे लिए कितना मुश्किल हो सकता है। लेकिन तुम अकल की पैदल निकली और मेरी बात समझने के बजाय अलजैद की जाल में फंस गई। तुमने तो एक दफ़ा भी मुझसे यह नहीं पूछा कि यह बात मैंने क्यों कहा है या इसके पीछे क्या बात है। मैं तुम्हें डराना चाहता था ताकि तुम अपना घर न उजाड़ो। मैं तुम्हें जान गया था कि तुम चोरी छिपे अलजैद से मुलाकात करने लगी हो। जिस तरह से दुबई आने की लालच में तुमने मुझसे शादी की और इसी तरह अलजैद के साथ ज़िंदगी गुजारने के लिए मुझे छोड़ दिया। अब मेरा तुम्हारे साथ कोई रिश्ता कायम नहीं हो सकता। जहीर की बात सुनकर मैं दंग रह गई थी। वाकई उसने मुझे रोकने की कोशिश की थी, लेकिन मैंने उसकी बातों पर कोई ध्यान ही नहीं दिया था। उसने मुझे इशारों इशारों में समझाने की कोशिश भी की थी। उन बातों से सच्चाई का कोई वास्ता नहीं था, लेकिन ना ही मैं उसके बातों का मतलब समझ पाई थी और ना ही सही गलत का फ़र्क कर पाई थी, इसलिए पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी। जहीर ने मेरा साथ छोड़ दिया था। मैं अकेले दुबई में कैसा गुजारा कर सकती थी। मैं वापस इंडिया चली आई थी, लेकिन बिल्कुल खाली हाथ यहाँ आकर मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगी थी। मैंने लालच में आकर अपनी ज़िंदगी बर्बाद की थी
अपना जायद बच्चा भी बर्बाद किया था। और फिर मुझे सजा क्यों नहीं मिलती? कुदरत ने मुझे ऐसी सजा दी थी कि मेरे पास पछताने के सिवा कुछ नहीं था। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। हम ऐसी कहानी आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।